बिना पढ़े बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस अंक पाएं। कुछ नियमों का ध्यान रखेंगे तो 100% हम इन अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, 10th और 12th क्लास के बच्चे ज़रूर देखें। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप 95% प्लस में ले सकते हैं। कैसे, देखें वीडियो। आप कॉपी में क्या लिखेंगे इस बात की जानकारी आज आपको मिलेगी। आपको कैसे लिखना है इस बात का भी ध्यान रखना है, ये हम आज बताएंगे। पूरी जानकारी वीडियो में देखें। 95% मार्क्स पक्का मिलेंगे अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे और सारे नियमों को ध्यान से समझेंगे सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम लेकर आए हैं कि हम बिना पढ़े प्रश्न पत्र को हल कैसे करें स्मार्टली। बच्चों, अभी तक हम पढ़ाई की बात करते रहे हैं। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं पढ़ाई के ऊपर बनाई हैं, सारी ग्रामर बताई है। मैंने आपको अपठित गद्यांश कैसे लिखना है, पठित गद्यांश को कैसे हल करना है, प्रश्न उत्तर कैसे हल करने हैं, ये सारी बातें मैंने बताई हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें लिखना कैसे है। हमने पढ़ाई तो कर ली है ना, और अगर नहीं भी पढ़ाई, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमने रिवाइज नहीं किया है और हम या पढ़ना भूल गए या समय नहीं मिला, तब उन प्रश्नों को हमने कैसे हल करना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और बिना पढ़े एग्ज़ाम देते हैं, उनको भी ये बताना है कि पढ़ना कैसे है, किस तरह से आपने पास होने लायक मार्क्स लेने हैं। और अगर आपने थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखाई तो आप पढ़ना, पासिंग मार्क्स क्या, आप 50% 60% भी बहुत आराम से ले सकते हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस से बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो 95% भी आराम से ले सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि हमने जब भी कॉपी में लिखना शुरू करें तो आप अपने साथ में काला पेन या फिर नीला पेन वाला, इंक वाला पेन ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि इसके बिना, काला और नीला पेन के अलावा अगर आप कोई और पेन यूज़ करेंगे तो आपकी जो नोटबुक, जो शीट है, वो मानी नहीं जाएगी। आंसर शीट आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए जो ब्लैक पेन है उससे आप हेडिंग वगैरह डालेंगे। हेडिंग डालने से आपके जो राइटिंग है वो अच्छी सी सुधर जाएगी, सुधरी हुई लगती है। और जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से चमकते हैं, या जो साइड में क्वेश्चन नंबर डालेंगे वो अलग से नज़र आते हैं। और जब क्वेश्चन एक ख़त्म हो गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने जहाँ भी स्टार्ट किया और उसके एंड पे वहाँ एक ब्लैक पेन से एक छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इससे पता चल जाता है कि ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जब नई लाइन लिखेंगे, नया प्रश्न जब आप लिखेंगे, तब आप 2 लाइन्स छोड़कर, जैसे ये लाइन छोड़ दी, यहाँ से यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट प्रश्न आपने नोट करना है, तब जो हाशिया आपने खींचा है इसके यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या आप डालेंगे, जो 2 या 3 या जो भी है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर अगर हेडिंग डालना है, जैसे अपठित गद्यांश है या प्रश्न उत्तर है या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं या पत्र लेखन, वो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। किससे? ब्लैक पेन से। पत्र लेखन इस तरह से हमने लिखा, उसको अंडरलाइन किया, और जो बाकी जो डिटेल में जो लिखना है वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। इसलिए ब्लैक और ब्लू पेन का ही इसमें यूज़ करना है। और फिर जैसे इसका आंसर जहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ पर फिर से आप 2 लाइन छोड़कर, जहाँ ख़त्म हुआ 1 लाइन छोड़कर आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ताकि ये पता चले कि ये क्वेश्चन जो आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जब फिर से नेक्स्ट शुरू करेंगे, फिर से 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये तो हो गया कि प्रश्न हमने कब शुरू करना है, हमने क्या करना है। वहाँ पे जैसे ये सर्कल होते हैं, तो जैसे ए बी सी या डी 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं ना, तो जो सही ऑप्शन होता है, जैसे मान लो ए ऑप्शन आपका सही है उत्तर, तो उसको अच्छे से फिल करके भरना है और बॉल पेन से भरना है। हमेशा याद रखो, जब आप
OMR शीट भरेंगे तब आपके हाथ में ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन होना चाहिए। उसको इस तरह से पूरा फिल करना है, आधा अधूरा इस तरह से ऐसे ऐसे करके नहीं भरना, पूरा का पूरा फिल करेंगे तब आपका आंसर एक्सेप्ट होगा, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इससे भी पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बता दूं। जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं, मान लो आपको कोई प्रश्न सही से समझ नहीं आया, उसका उत्तर नहीं ठीक से समझ आ रहा कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें ऐसे प्रश्नों में आप क्या करें कि कुछ ऑप्शन में दिया होता है कि ए सही है या बी सही है, या सी में लिखा होता है उपरोक्त दोनों, है ना, कभी उपरोक्त दोनों इस तरह से भी लिखा होता है, उपरोक्त दोनों, या फिर जो फोर्थ ऑप्शन होता है उसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो जब हमारे पास हो उपरोक्त दोनों वाला जो ऑप्शन होता है ये हमेशा सही होता है, हमेशा इस ऑप्शन पर टिक लगाओ। या फिर फोर्थ पर इनमें से सभी, उपरोक्त सभी लिखा हो तब भी आप वो, जब अगर सभी लिखा है तो ऑप्शन 4 पर यानी डी पर टिक लगाएं, और अगर उपरोक्त दोनों लिखा है तो सी पर यानी तीसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। तो जो भी लिखे हैं 4 ऑप्शन ही होते हैं, ABCD या फिर 1 2 3 4 इस तरह के दिए होते हैं। तो अगर इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं तो मोस्टली यही सही होता है, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त सभी हैं। या फिर जब आप ध्यान से देखेंगे, समझ कर लिखेंगे तो आपको प्रश्न में ही उत्तर मिल जाता है। इसलिए प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझ कर पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन भरने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस तरह से अगर आप छोटी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आपको 95 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर जो थोड़े से वीक बच्चे हैं जिनको बहुत ही कम समय मिलता है पढ़ने में, वो भी इस ट्रिक से 50% या फिर 60% बहुत आराम से ले सकते हैं। और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, उनको छोटी सी भी हेल्प मिल जाए तो वो 95% बहुत आराम से ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया है कि इस तरह से छोटी सी स्मार्टनेस दिखाओ। अब आते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे लिखें। सब्जेक्टिव प्रश्न में यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न जो होते हैं उसमें हमें थोड़ा 5-6 लाइंस के आंसर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्नों में से ही हमें उत्तर मिल जाता है। बहुत ध्यान से आप अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न में ही एक क्लू मिल जाता है, बहुत ही क्लियरली आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं अपनी तो प्रश्न में से ही उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रश्न बनता है ना वो फर्स्ट डिवीज़न वालों को ध्यान में रख के नहीं बनता, थर्ड डिवीज़न वाले बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए इस क्लू को बहुत ही सावधानी से देखो। आपको हर प्रश्न में एक क्लू मिल जाता है, एक केंद्र बिंदु मिल जाता है जिसके सहारे से आप आंसर लिख सकते हैं बिना पढ़े हुए ही। क्योंकि इतनी बुद्धि तो हमारे पास है कि हम जब इस क्लास तक पहुँचे हैं तो कुछ पढ़कर ही पहुँचे हैं ना। तो यहाँ तक जिस कमाल से हम पहुँचे हैं तो उसी कमाल को यहाँ पर यूज़ करना है, प्रयोग करना है और अपने मार्क्स हमने लेने हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रश्नों का उत्तर जब आप लिखें तो बहुत ही क्लियर लिखें, बहुत ही साफ सुथरा लिखें। कोई भी शब्द की जो कटिंग बार बार मत लिखें। अगर कोई शब्द कट जाता है, जैसे कि क्लू है, जैसे कि गीता लिखा है, तो गीता अगर आपकी मिस्टेक होगा, आपको लगता हो यहाँ पे तो मुझे रीता लिखना था, गीता लिख दिया, तो आप इस तरह से ये इस तरह से नहीं काटना। इस तरह की गलतियों से अगर आप बचेंगे तो आपके नंबर कटने से बच जाएंगे। अगर आपको इसको काटना ही है ना, जैसे गीता लिख दिया और लिखना था यहाँ पे सीता, तो आप इसको सिर्फ एक लाइन में इस तरह से काट कर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस तरह की कटिंग अगर एक पेज पर 5-6 बार आपने इस तरह की कटिंग कर दी तो जो सही लिखे हुए शब्द हैं वो भी एग्जामिनर की नज़रों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को तो ये वाले शब्द बड़े बड़े नज़र आएंगे।
तो इसकी वजह से एग्ज़ामिनर का मूड खराब हो जाएगा और वो आपके नंबर नहीं सही से नहीं दे पाएगा, और वो जहां आपको 5 में से 3 नंबर मिलने होंगे वो आपको एग्ज़ामिनर आपको 2 या 2.5 देगा। तो यही छोटी सी स्मार्टनेस दिखानी है कि हमारी राइटिंग सही हो, कटिंग बिल्कुल ना हो, अगर हो भी तो इस तरह से काटे कि वो पता ही ना चले। और साथ में एक छोटी छोटी सी बातें ये हैं कि कुछ बच्चे नहीं समझ आ रहा, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है नहीं लिख पा रहे, लेकिन वो कुछ और गलत शब्द लिख देते हैं। ये अब मैं कहूँगी कि इस तरह के शब्द बिल्कुल नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना? गाने की लाइन, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो बच्चे गाना लिख देते हैं, नहीं, गाना बिल्कुल नहीं लिखना। गाली वाले शब्द नॉट अलाउड, कसम नॉट अलाउड, या फिर शीट पर अंदर कॉपी के अंदर रुपए रखना, नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये इनमें से एक भी काम आपने किया तो आप सीधा फेल होंगे, आप पास होने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाओ। अगर आप पास होना चाहते हैं तो अपनी स्मार्टनेस के साथ इन नियमों का पालन करें, जो मैंने ऊपर बताए हैं, इन नियमों को देखें, स्मार्टनेस दिखाएं और 95% भी ले सकते हैं अगर आपने स्मार्टली अपने आंसर्स ठीक से लिखे, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्मार्टनेस दिखानी है, ना कि इस तरह से, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि जब आप कोई प्रश्न लिखते हैं तो उसके क्रम का ध्यान रखें। जो प्रश्न में क्रम दिया हुआ है 1 2 3 या जिस क्रम से भी प्रश्न नंबर दिए हुए हैं, बिल्कुल उसी क्रम को आपने आंसर शीट पर देना है। आप अपने मन से जो क्रम संख्या है आप उसको नहीं बदलेंगे, आप अपनी इच्छा से क्वेश्चन नंबर बदलेंगे नहीं। अगर वहाँ पे 1 लिखा है तो 1 ही आप लिखेंगे, अपनी मर्जी से ए या रोमन नंबर या क ख ग ये सब नहीं लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर वाले नंबर को ही आपने अपने, अगर वहाँ प्रश्न नंबर 1 है तो आप भी 1 लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है ये वाली गिनती लिखा है तो 2 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्रश्न में क ख ग लिखा है या ABC लिखी है तब आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ऑप्शंस जो होते हैं उसमें अक्सर ABC लिखा होता है और उसमें भी कैपिटल लेटर में ABC है या फिर स्मॉल लेटर में है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर वहाँ ABC स्मॉल लेटर में है तो आप भी स्मॉल लेटर लिखेंगे, भी कैपिटल लेटर का ध्यान रखेंगे। यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखकर जो बच्चे टॉप करने वाले हैं वो इन्हीं बातों की वजह से टॉप कर जाते हैं। और हम लोग जल्दबाजी में सिर्फ अपना आंसर लिखने में जल्दी करते हैं और छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या ध्यान नहीं रखते, और इसी वजह से हमारे नंबर कटते चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं मेरी बात को। इससे पहले भी मैंने 3-4 बार ये बात बताई है कि जब आप कॉपी में लिखें तो इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों को भूलें नहीं, बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों का आप अपने माइंड में रखेंगे ये बातें, तो आपके भी 95, 96, 90 प्लस में आपके भी नंबर आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए हैं, अब आप गलती नहीं करेंगे। तो इसी बात पे बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। आज के वीडियो में विराम लगाती हूँ, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।